जनरल बजट में जो पैसा आता है वो विशिष्ट वर्गों तक ही पहुंच जाता है, लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इन तक ये नहीं आ पाता। तब ये अवधारणा वहां पर कायम हुई कि इनको बजट में स्पेशल कंपोनेंट, विशेष हिस्सेदारी मिलना चाहिए। जो अपन स्पेशल कंपोनेंट प्लान बोलते हैं ना, वो विशेष हिस्सेदारी मिलना चाहिए। 25,000 जो स्कूल है वो बिना हेडमास्टर के है। अगर हेडमास्टर ही नहीं रहेगा स्कूल में तो कौन पढ़ेगा? घर में अगर मेन आदमी नहीं रहता तो कोई बच्चे घर का क्या होता है? जिनके हाथ में सत्ता है वो तो पूरे कैपिटलिज्म, भांडवलदारी के प्रति उनको तो लगता ही नहीं। अगर वो आज अगर कल इनको अच्छा पढ़ा देंगे, उनके पास ये लेबर क्लास काम करने वाले कहाँ से आए? जानबूझ के ये किया जाता है। अभी जो आरटी का जो निर्णय बदला है उसके पीछे भी यही आपको मानसिकता दिखेगी। आज बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है और हम हैं नागलोक में। नागलोक यानी नागपुर का नागलोक, जहां इस समय समता सैनिक दल प्रबुद्धों की कार्यशाला चला रहा है। आपको बताएं कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने के अपने अपने तौर तरीके हैं। लोग नाच गाकर उत्साह से, हर्षोल्लास से, जल्लोश से भी जयंती मनाते हैं। ये उनकी अपनी तरह हो सकती है, लेकिन समता सैनिक दल बरसों से इस उपक्रम को चलाता है कि ये प्रबुद्धों की कार्यशाला का आयोजन करता है। और आज इस समय हमारे साथ है समता सैनिक दल के राष्ट्रीय संगठक प्रदीप गायकवाड़ जी। गायकवाड़ जी, एक बात हम आपसे समझेंगे कि जिस तरह से बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती केवल देश में नहीं समूचे विश्व में मनाई जाती है, हम देखते हैं कि तरह तरह के फुटेज उसमें आते हैं। कहीं गीत है, कहीं संगीत है, कहीं नृत्य है, कहीं विचार प्रबोधन है, कहीं परिचर्चाएँ हैं, लेकिन आप प्रबुद्धों की कार्यशाला लगाते हैं। हम एक बात समझेंगे कि इस कार्यशाला के ज़रिए क्या वो संदेश है जो जयंती दिवस पर आप देना चाहते हैं? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती ये 1930 से आरंभ हुई थी। उस समय बहुत छोटे पैमाने पे जयंती मनाई जाती थी और इसका जो स्वरूप है वो दिनों ब दिन बढ़ता गया। पहले मैं आपको कुछ बातें स्पष्ट करना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर को जयंती नहीं, उस समय ये कहते थे उनका जन्मदिन, जो उनके हयात में ही शुरू हो गया था। हाँ, नहीं तो वो हो गया था। तो उनका जो है अपन बर्थडे जिसको कहते हैं, वो सेलिब्रेट करना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। और वो कहते थे कि भाई मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि भाई आप मेरा जन्मदिन एक जयंती के रूप में मनाइए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ऐसे समारोह जब होते थे तो उनकी इच्छा नहीं होती थी कि भाई वो उन समारोह में सहभागी हो। लेकिन बाद में बाबा साहब के अनुयायियों का इतना आग्रह था कि भाई नहीं, आप हमारे उद्धारकर्ता हो, आप हमारे मार्गदर्शक हो, आप हमारे सब कुछ, आपकी जयंती हम मनाएंगे। और जयंती मनाने का सिलसिला चालू था, बाबा साहब का विरोध भी चालू था। एक ऐसे ही ये 49-50 की जो एक घटना है कि बाबा साहब को कहा गया कि भाई जयंती आपकी मनाएंगे और आप हमको संदेश दीजिए, क्योंकि जयंती के लिए संदेश भी देना पड़ता है। जब जैसे आपने मुझे कहा जी। कि मैं भी कुछ कहूँ तो संदेश भी दीजिए। तो उस समय बाबा साहब ने उनको कहा कि भाई जयंती मनाना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आप मेरी जयंती मना ही रहे हो और मेरा संदेश भी लेना चाहते हो तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। पहले उन्होंने बात कही कि जयंती मनाना ये व्यक्ति पूजा को बढ़ावा देना है, और जिसके बाबा साहेब सख्त सख्त विरोधी विरोधी थे। रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप अगर किसी को बहुत बड़ा आदमी कहिए या देवता कहिए या ईश्वर का जैसा स्वरूप या कोई बहुत बड़ा बना देते हो तो उसमें मनुष्य के मनुष्यत्व की हानि होती है। तो मेरा तो ये कहना है कि भाई कि हमको ह्यूमन बीइंग्स ही रहना चाहिए। आप किसी व्यक्ति को इतनी व्यक्ति पूजा ना करिए कि उसका व्यक्तित्व ये अंधश्रद्धा की तरफ जाए। या फिर दैवतीकरण की ओर चला जाए। बिल्कुल, तो वो एक विरोध था। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर भी अगर आपका आग्रह है तो मैं आपको एक संदेश देना चाहूँगा। और उन्होंने ग्रीक एक पुराण कथाएँ थी, मिथ थी, वहाँ की एक कहानी बताई कि किस प्रकार से एक स्वर्ग से एक देवी पृथ्वी पर उतरी, वो ग्रीक राजा के पास गई, उनको कैसा उनसे दोनों से एक बच्चा हुआ और वो बच्चे को रोज़ रात को आग में ये करती थी, तपाती थी। अंगारों पे उसको तपाती थी। और एक दिन राजा ने, एक कहानी है आप कभी पढ़ लीजिएगा, कि जी। उसमें कहा, राजा ने उसको कहा कि ऐसा मत करो, तो उसने कहा कि देखो मैं इस बच्चे को जो तपा रही हूँ इससे ये ऐसा अजेय योद्धा हो जाता
कि इससे कोई नहीं लड़ सकता था, लेकिन आपने मुझे रोक दिया है, तो अब ये सामान्य व्यक्ति जैसा ही ये रहेगा। और बाबा साहब वहाँ संदेश देते हैं कि भाई हमें अपने समाज के दुख दूर करना हो तो आपको अपने आप को तपाना पड़ेगा, आपको तपाना पड़ेगा। आपको मतलब जिस प्रकार से हमारी जो वेदनाएं हैं, हमारे जो प्रश्न हैं, इनको अगर आपको दूर करना हो तो इस प्रकार से नहीं चलेगा, आपको अपने आप को ये करना। और बाबा साहब का संदेश बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद में दूसरे दिन व्याख्यान था बाबा साहब का दिल्ली में, उन्होंने भी वहाँ का और बहुत विस्तार से और बहुत सारी बातें कही। अब मैं उस संदर्भ में विशेष नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि भाई बाबा साहब का संदेश का सार ये था कि केवल मेरे नाम का जय जयकार करने के से एवज काम में नहीं चलेगा। आप ऐसे काम करिए कि जो मेरे दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। जी, ये संदेश बाबा साहब को बहुत स्पष्ट है। तो समता सैनिक दल ने ये रास्ता चुना बाबा साहेब की जयंती मनाने का। हमने क्या चुना, बाबा साहब ने ही बोला है कि भाई केवल मेरे नाम का जय जयकार करने के बजाय आप मेरे दृष्टि से जो काम महत्वपूर्ण है वो करिए, और रिटर्न में है। जी, अभी मैं देख रहा था कि ये जो प्रबुद्धों की कार्यशाला है ये 3 विषयों पर केंद्रित है। एक विषय इसका आरटीई से संबंधित है, एक विषय इसका बजट से संबंधित है, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो बजट आता है उससे संबंधित है, और तीसरा जो है वो इसमें आरक्षण कानून। आरक्षण जो है विजय एंटी के लिए जो आरक्षण की जो व्यवस्था है उस पर ये केंद्रित है। इस कार्यक्रम में आप बहुत लंबे समय से जुड़े भी हैं, और हमने ये भी देखा है कि आप इसके लिए प्रतिवेदन से लेकर तो मोर्चा और धरना ये सारा करते हैं। इस विषय पर कितना जागरण हो पाया, या फिर ये विषय टेक्निकली कितना खड़ा हो पाया है? वो तो जहाँ तक कि हम समझते हैं कि भाई यह विषय मतलब करीब करीब समाज के सभी लोग चाहे किसी भी संगठन के हो, वो इन विषयों से प्रत्यक्ष या अप्रोक्ष जुड़े हुए होते हैं कि भाई हमें बजट में हमारी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। आरक्षण कानून के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति, घुमंतु जातियाँ, जरायम पेशा जातियाँ और ओबीसी इनको आरक्षण मिले, पदोन्नति में आरक्षण हो, ये तो बातों से सभी जुड़े हुए होते हैं। उसी प्रकार से शिक्षा में हमको, शिक्षा हमारा अधिकार है, हमें शिक्षा मिले, इससे भी सब लोग जुड़े हुए होते हैं। बजट में हमारी हिस्सेदारी के बारे में तो वामनदादा कडकी कहते थे, सांगा आम्हाला बिडला बट्टा टाटा कुठे आहे हो, सांगा धनाचा साठा आणि आमचा वाटा कुठे हमारी आहे? हिस्सेदारी कहाँ है? बराबर है। लेकिन सवाल ये है कि इसके आगे जब हम जाते हैं तो हमारे लोग इन बातों को, इन मांगों को मानते तो है और उनको लगता है कि ये हमारी मांग है, लेकिन इनकी बारीकियों में नहीं जाते। तो इन बारीकियों में हम जब तक कि नहीं जाएंगे, इन प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता। आज यहाँ जैसे हम लोग आरटीई में गवर्नमेंट ने जो 9 फरवरी को नोटिफिकेशन निकाला, उसके अनुसार किसी भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में आरटीई के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति या गरीब तबके के लोग नहीं प्रवेश ले पाएंगे। 25% जो प्रवेश होते थे अंग्रेजी स्कूलों में वो नहीं हो पाएंगे। वही मुद्दा अब यहाँ डिस्कस किया जा रहा है कि करीब 3 लाख बच्चों के प्रवेश का मुद्दा है। जो अंग्रेजी स्कूलों में जो पढ़ते थे वो 3 लाख बच्चे प्रवेश नहीं ले पाएंगे, और इन बारे में बहुत सारी चर्चाएं भी है। तो यहाँ हम लोग इन प्रश्नों की बारीकियों पे चर्चा कर रहे हैं कि शिक्षा का अधिकार तो सभी कहते हैं कि शिक्षा मेरा अधिकार है, लेकिन वो शिक्षा का अधिकार हमें किस प्रकार से प्राप्त नहीं होता, ये अगर आपको बात जानना हो तो एक कार्यशाला के रूप में उन प्रश्नों के ऊपर चर्चा करनी पड़ती है। यहाँ पर वही एक ही है कि हम लोग हर एक प्रश्न की बारीकियों पर चर्चा कर रहे हैं, और उसका उद्देश्य क्या है। जैसे अभी शिक्षा का मुद्दा हुआ, बजट का मुद्दा हुआ, आरक्षण कानून का मुद्दा हुआ, जो अभी सेशन चल रहा है वो आरक्षण कानून का है। एडवोकेट मोहन रामटेक है, एडवोकेट भोईर है, अभी गणेश जी बोल रहे हैं जो इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन से संबंधित है। तो ये सब जो ये करे तो वो आरक्षण के कानून के बारे में जानते हैं, करते हैं। अब हमारा ओवरऑल गोल क्या है कि एक तो समता सैनिक दल, इस संगठन के हमारे जो कार्यकर्ता है वो इन प्रश्नों की बारीकियों को जाने, तभी तो संघर्ष कर पाएंगे। लेकिन एक बात तो है गायकवाड़ जी कि आप कहते हैं कि बजट में हिस्सेदारी और हिस्सेदारी का कानून ये होना चाहिए। तो ये कानून तो पार्लियामेंट में बनेंगे, ये कानून तो असेंबलीज में बनेंगे, इस तरह की प्रतिनिधित्व वहाँ तक पहुँचाने होंगे, क्योंकि प्रतिवेदन तो आप बरसों से दे रहे हैं। तो इस पर समता सैनिक दल क्या कुछ इस कार्यशाला में सोचता है? देखिए, बजट का कानून ये दोनों तरफ होता है।
केंद्र में भी होता है और राज्य में भी होता है, क्योंकि आप जानते हो कि केंद्र का बजट प्रस्तुत किया जाता है, सेंट्रल बजट, और स्टेट का भी बजट होता है जनरली फरवरी में। जैसे अभी सीतारमन जी ने रखा था, करीब 47 लाख करोड़ का था वो बजट, तो वो तो केंद्र का हुआ। और महाराष्ट्र में भी करीब 6 लाख करोड़ का बजट रखा गया, वो राज्य का हुआ। तो आरक्षण कानून तो दोनों में होना चाहिए, केंद्र के लिए भी होना चाहिए और राज्य के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि राज्य का भी तो बजट होता है ना प्रतिवर्ष, अपने यहाँ मार्च में होता है और फरवरी में केंद्र का होता है। तो केंद्र के बजट में भी हिस्सेदारी मिलना चाहिए और राज्य के बजट में भी मिलना चाहिए। और इसके बारे में हमसे ज़्यादा सरकार के सामने जो आंकड़े आए हैं वो तो बहुत हैरत अंगेज है। मतलब आज हम पहले स्पेशल कंपोनेंट प्लान था, बाद में SC SP बना, मतलब शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान बना, पहले ट्राइबल कंपोनेंट प्लान था, पहले से था। तो ये जो अवधारणाएं है बजट में हिस्सेदारी की, ये आई कैसे? 1980 के दशक में अत्याचारों की बाढ़ आ गई, शुल्का शुल्क, और उस समय इंदिरा जी थी। उस समय इस बात पर देश में सोचा गया कि इन पिछड़े वर्गों पर इतने अत्याचार क्यों हो रहे हैं। तो पता ये चला, उसके लिए पार्लियामेंट्री कमिटीज बैठी, बहुत अच्छे विचारकों की समितियां सरकार ने बनाई। वहाँ से 2 कारण सामने आए। पहला एक तो जातीय मानसिकता, जाति भेद की मानसिकता ये बहुत गहरी है, इसलिए इन लोगों को इस प्रकार से इन अत्याचारों का सामना करना पड़ा। और दूसरी जो अवधारणा थी वो ये कि ये दरिद्र है, ये गरीब है, और ये गरीब है इसलिए इनको दूसरों के खेतों पे काम करना पड़ता है, दूसरों के यहाँ जाकर काम करना पड़ता है, तो वो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। तो गरीबी और जाति भेद, ये 2 कारण निकले। जाति भेद एक सामाजिक कारण है, उसके लिए आर्टिकल 17 अपन लोग अमल में लाते हैं। लेकिन गरीबी के कारण में ये पता चला कि जो सरकार का पैसा आता है, बजट में जो पैसा आता है, उसका 5 पैसा भी इनको नहीं मिलता। रिपोर्ट है सब, मतलब अपने यहाँ पर जो भी लोग थोड़ा जानकार है वो जानते हैं। तो उसके बाद में ये देखा गया कि जनरल बजट में जो पैसा आता है वो विशिष्ट वर्गों तक ही पहुँच जाता है, लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन तक ही नहीं आ पाता। तब ये अवधारणा वहाँ पर कायम हुई कि इनको बजट में स्पेशल कंपोनेंट, विशेष हिस्सेदारी मिलना चाहिए, जो अपन स्पेशल कंपोनेंट प्लान बोलते हैं ना, वो विशेष हिस्सेदारी मिलना चाहिए। ये बात वहाँ आई और तब से केंद्र और राज्य में ये बात निकली कि भाई बजट में इनकी हिस्सेदारी हो। और इंदिरा जी ने 80 के दशक में ये पहले लागू किया, स्पेशल कंपोनेंट प्लान और ट्राइबल सब प्लान, कि केंद्र का हो या राज्य का हो, उनके बजट में इनके जनसंख्या के अनुपात में विकास का जो निधि होता है, विकास का जो डेवलपमेंट के लिए फंड होता है, उसमें इनकी हिस्सेदारी रखी जाए। बाद में मनमोहन सिंह जी आए, बहुत सारे लोगों ने किया, और मनमोहन सिंह ने तो यहाँ तक ही कहा था, उनकी जो मुख्यमंत्रियों की जो समिति होती है जिसके चीफ वो थे, कि भाई आगामी 5 सालों में मैं शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब और गैर शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब, इनके अंतर का, इनके बीच का जो आर्थिक विषमता का अंतर है वो मिटा दूंगा। यहाँ तक ही बोले थे। सवाल इम्प्लीमेंटेशन का है, कानून का है। कानून नहीं बनाया, केंद्र ने कानून नहीं बनाया। ये कानून बनाने के लिए आग्रह है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है, वो कानून तो बनना चाहिए। कुछ राज्यों ने बनाया है। आप अगर कर्नाटका में लेंगे, आंध्रा में लेंगे, तो उन्होंने कानून बनाया कि उनके राज्य के फंड से। तेलंगाना में भी मिलता है। हाँ, तेलंगाना में भी है, दक्षिण के बहुत सारे राज्यों में ये कानून है, महाराष्ट्र में नहीं है। और महाराष्ट्र के राज्य में ऐसा कानून बने, इसलिए सर्वपक्षीय 40 मतलब आमदारों ने, विधायकों ने, मुख्यमंत्री उस समय अपने फडणवीस साहब थे, तो उनको निवेदन दिया और वो हमने छापा। यहाँ पर आप देखिए, वो अखबार जो मैं आपको दिखाऊंगा, उनके नामों के साथ सब छापा है। महाराष्ट्र सरकार ने नहीं माना। तो भाई जब दक्षिण के बाकी राज्य बजट में हिस्सेदारी दे रहे हैं, यहाँ देने में क्या तकलीफ है? तो इन बातों को तो समझना पड़ेगा ना। तो ये इन सब चीज़ों को बारीकी से समझने के लिए ये प्रबुद्ध कार्यशाला है, समता सैनिक दल के लोगों की कार्यशाला है, ताकि हम लोग आगामी 5 सालों में समता सैनिक दल ये राज्य का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन होगा जो प्रश्नों पे लड़ता है। और वो प्रश्नों को लड़ने के लिए मेरे कार्यकर्ताओं में तो समझ चाहिए ना। अगर मेरा कार्यकर्ता उस प्रश्न को नहीं जानेगा तो वो भीड़ का हिस्सा हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे ये बातचीत करके। हम आपसे एक कंक्लूडिंग मैसेज लेना चाहेंगे। आज बाबा साहेब की जयंती है। भाई मैं उस मैसेज देने का अधिकारी नहीं हूँ। जो बाबा साहब ने मैसेज दिया था, हाँ, उनके जन्मदिन पर
कि भाई आपको अगर अपनी अवस्था सुधारनी हो तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और इसलिए ये संघर्ष में अगर आपको कामयाब होना है तो मेरी दृष्टि से, मेरे दृष्टिकोण से जो चीज़ें महत्वपूर्ण है वो आप करिए। और बाबा साहब का दर्शन आप लोगों के सामने खुली किताब है, वो क्या चाहते थे ये आपको मालूम है। उससे बढ़कर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहता हूँ सभी से कि जो बाबा साहब के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है वो करिए, बजाय इसके कि हम लोग केवल ये जिस प्रकार से हम लोग जयंती मनाते हैं वो गलत नहीं है। बाबा साहब को तो अभी उसके लिए बोलना ये कि भाई जयंती का जो बनाने का तरीका है वो संयत हो, सभ्यतापूर्ण हो, लेकिन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो इस ढंग से कि वो बाबा साहब के विचारों के अनुरूप, और तो कुछ नहीं कहेंगे। बाबा साहेब के विचारों के अनुरूप हो और बाबा साहेब की जयंती जो जो अपने अपने तरीके से मना रहे हैं, लेकिन बाबा साहेब का विचार, उनका थॉट, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और जैसे कि अभी हम गायकवाड़ जी से बात कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि मेरा अपना कोई संदेश नहीं है, संदेश तो बाबा साहेब का है। और बाबा साहेब कहते हैं कि जो मेरी दृष्टि में महत्वपूर्ण है उस काम को आगे बढ़ाइए, नाम का जय जयकार ना हो बल्कि काम को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में लगिए। बस यही जयंती का संदेश है। इस समय हम लोग नागलोक में हैं। यहाँ प्रबुद्धों की कार्यशाला चल रही है और इसका आयोजन करता है समता सैनिक दल। बाबा साहेब की जयंती का ये समय है। आज बाबा साहेब का जयंती दिवस है और हमारे साथ है प्रोफेसर अस्मिता अभ्यंकर। मैडम, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आपसे एक बात समझना चाह रहे हैं कि प्रबुद्धों की कार्यशाला में एक विषय है आरटीई का। लोग आरटीई पर काम करते हैं, लोग कहते हैं कि भाई शिक्षा हमारा अधिकार है। बाबा साहेब ने भी ये संदेश जो है बड़े ही ज़िद्द से दिया है, बड़ी शिद्दत से दिया है कि आप पढ़ें और पढ़ाएं। लेकिन पढ़ने और पढ़ाने की इस प्रक्रिया में बहुत सारी रुकावटें हैं, कुछ कानूनी हैं, कुछ सामाजिक हैं, कुछ व्यावहारिक हैं। आप इस पूरे विषय को कैसा समझते हैं? इस विषय ये जो शिक्षा में जो रुकावट है ये सभी प्रकार की है, सामाजिक भी है, कानूनी भी है और व्यावहारिक भी है। अभी जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल की तरह देखें तो आरटीई एक ले लिया। सरकार ने 2009 में ये कानून लाया है 1 अप्रैल को। ये फंसवा है। 1 अप्रैल अपन मनाते हैं तो किसी को फंसाते हैं, तो भारतवासियों को इस कानून से फंसा गया है। केवल 25% लोगों को उन्होंने ये शिक्षा देना अधिकार दिया है। जो कानून है ना, केवल ऐसा कानून पूरा दिया जाता है ना शिक्षा का अधिकार कि पूरे देशवासियों को हम किस शिक्षा का अधिकार देंगे। केवल भारत के गरीब 25% लोगों को ये शिक्षा का अधिकार दे रहा है। इस बारे में इसलिए मैं कहती हूँ कि ये फंसवा है। फिर भी निकले सो लाभ इस भाषा में हम लोग इसका प्रचार कर रहे हैं कि भाई आरटीई के अंतर्गत अपन अंग्रेजी मीडियम में जो अच्छी जहाँ शिक्षा मिलती है वहाँ अपन ये कानून का फ़ायदा लेके अपन एडमिशन ले सकते हैं। तो उसमें किया हम लोग 2009 से, फिर महाराष्ट्र में 11 से ये कानून लागू हुआ, तब से हम लोग इसके ऊपर ही काम कर रहे हैं। एडमिशन मिल रही है बच्चों लोगों को, पर इस साल अनेक उसमें आने का है, उनके अभी उस बात में नहीं जाती। लेकिन लेटेस्ट जो बदलाव आया है लास्ट मंथ में 9 फरवरी को उन्होंने ऐसा कहा, 1 किलोमीटर के दायरे में अगर अनुदानित और झेडपी का स्कूल हो, तो सरकारी स्कूल हो, तो आपको ये आरटीई लागू नहीं है। इसका दूसरा मतलब है आप गरीब के बच्चे यही मतलब जो नॉन ग्रांटेड इंग्लिश स्कूलें हैं, हाँ, जो प्राइवेट स्कूलें हैं, हाँ, उनमें ये कानून लागू नहीं होगा। नहीं, क्यों नहीं लागू होता? क्योंकि आपके बगल में 1 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल है को जो अनुदानित है, जिसका गवर्नमेंट पगार देती है, या तो सरकारी स्कूल है। तो अगर तुम्हारे घर के बाजू से 1 किलोमीटर दायरे में ये दोनों में से कोई भी एक स्कूल रहेगा तो आपने वहीं पढ़ना है। आप अंग्रेजी स्कूल में जा नहीं सकते। ये कानून ये कहता है 9/2। तो इस कानून का जो परिणाम है उसको कैसे समझें? उसका परिणाम ऐसा हुआ कि अगर मेरे बगल में अगर 1 किलोमीटर के दायरे में सरकारी स्कूल है तो मुझे वहीं जाना पड़ेगा ना। मैं अगर प्राइवेट स्कूल में जाऊँ तो मुझे फीस भरनी पड़ेगी। ये कानून के माध्यम से क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधा मिलती है शिक्षा का अधिकार का, फी जो भी है वो गवर्नमेंट देती है। अगर मैं स्कूल में वो प्राइवेट स्कूल में जाऊँ तो मेरी फी मुझे भरनी पड़ेगी। मतलब मूल कानून को बाईपास कर दिया है। ये इसका एक रोना है।
रोना बोले तो इससे ये जो लोग हैं, गरीब बच्चे लोग, ये अच्छी शिक्षा नहीं लेंगे। अच्छी शिक्षा इसलिए मैं बोल रही क्योंकि पगार मिलते हुए भी अनुदानित स्कूलों में स्कूल जो टीचर लोग को पगार मिलते हैं, पढ़ो या नहीं पढ़ाओ फिर भी उनकी तनख्वाह मिलती है। सरकारी स्कूल को भी यही हाल है, पढ़ाओ और नहीं पढ़ा फिर भी तनख्वाह मिलती है। पर फिर इधर ये अगर नहीं पढ़ाया तो ये प्राइवेट वाला डट्टा लेगा ना कि भाई तू बच्चों को बराबर पढ़ा ले, क्योंकि ये स्कूल में जाने वाला कौन है? गरीब, जिसके माँ बाप को ज्यादा। फिर ये जो 3 साल पहले नई शिक्षा नीति बनाई, फिर इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या होगा? वो तो शिक्षा नीति है, तो तुम बहुजनों का स्टूडेंट लोग ने, बच्चों लोग ने सीखना नहीं, यही नीति है उनकी। उसमें अनेक प्रकार के दायरे रहे हैं। शिक्षा नीति में उन्होंने जो स्कूल जो है, फॉर एग्जांपल कि 20% 20 पट संख्या से कम अगर रहेगा स्कूल में तो वो उसमें वो स्कूल कम हो जाएंगे। वो समूह स्कूल लेके आ रहे हैं वो लोग। तो फिर इस समस्या का उपाय क्या देखते हैं? उपाय क्या है? ये जो है ना, देखो भाई, समस्या इतनी 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 है ना, अगर 60 संख्या रहेगी ना, 135 अगर तुम्हारे स्कूल में 135 से कम रहेगी तो तुम्हारा हेड मास्टर भी नहीं है। आज इस कारण 25,000 जो स्कूल है वो बिना हेड मास्टर के है। अगर हेड मास्टर ही नहीं रहेगा स्कूल में तो कौन पढ़ेगा? घर में अगर मेन आदमी नहीं रहता तो कोई बच्चे घर का क्या होता है? तो अगर हेडमास्टर नहीं, ये नई शिक्षा नीति है अपना जो बहुजनों के वो बोलती है कि ये सिखाओ में, क्योंकि उसमें क्या मतलब स्थितियां ऐसे हो गई कि एक स्कूल एक मास्टर, एक स्कूल एक मास्टर, चाहे कक्षाएं कितनी हो। कितने ही हो, पट संख्या एक 5वीं से 6वीं तक एक, और 8वीं 9वीं तक एक। 40 से कम रहेगा तो उसमें दूसरा शिक्षक नहीं, उसने ही उनको पढ़ाना है। ये है, ये गरीबों की शिक्षा के तो हाल इसका उपाय क्या देखते हैं इसके आप? उपाय इसके है कि अपन हम इसीलिए आज के ये प्रबुद्ध की कार्यशाला समता सैनिक दल एक हर साल यही करती है कि ये जयंती के दिन कि हम लोग जागृति ज़्यादा हो अपने अधिकारों के लिए, खास करके एजुकेशन के बारे में। कि जैसे आपने कहा था नई शिक्षा नीति में उन्होंने डार्विन का सिद्धांत रद्द किया। डार्विन का सिद्धांत को जो अपने साइंस में था वो उसको बात किया है, क्योंकि देखो ये लोगों को वैज्ञानिक प्रगति चाहिए पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं चाहिए। गधे का मतलब घोड़े खा रहे ग्रास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। ये सिस्टम आजकल ये एजुकेशन की हो रही है। ये बड़ा बड़ा मतलब खूब बहुत ही दयनीय अवस्था है। इसीलिए हम लोग इसके ऊपर जन जागृति, आज का इतना बड़ा दिन है, हम चाहते हैं कि हमारा एक सैनिक अपनी अपनी जो समस्या है, इसमें बहुत सारी है, बहुत बाहर का ही है, जो एक इस वक्त अपन नहीं बोल सकते, इसमें अलग अलग तरह की है। तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो झेड़पी का जो सरकारी स्कूल की बड़ी बेकार हालत है। आप अभी भी जाओगे तो गांव में मैं जाते हैं ना तो बोलते हैं भाई तुम्हारे गांव में कितने आज तक इंजीनियर बने? एक भी नहीं। कितने डॉक्टर बने? एक भी नहीं है। मतलब एक आधा गांव दिखता है कि वो मेरे उम्र का एक आधा मतलब अभी डॉक्टर है। शिक्षा पर बहुत काम करने की बहुत जरूरत काम है, है। पूरा देश अभी अनपढ़ पड़ा है, क्योंकि तो देखो ये समता अनपढ़ सैनिक दल क्या योजना बनाती हम है? लोग योजना बनाते हैं कि भाई देखो हम तो जो भी कानून है उसको दायरे में आके उसको अगर अपनी लोगों के फायदे में कैसा हो जाएगा, इसके लिए समता सैनिक अथक प्रयत्न कर रहे हैं। ये होती है बात कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जब जयंती है और बाबा साहेब का एक बड़ा स्लोगन रहा है कि पढ़ो पढ़ाओ, ये जो बात रही है बाबा साहेब की, ये बात बाबा साहेब केवल बात नहीं कहते, लेकिन जैसे कि ज्योतिबा फूले, इन्होंने विद्या का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि ये समस्या है, इतना जो अनर्थ किया वो अविद्या ने किया है, बाबा साहेब ने उसे आगे बढ़ा दिए और कह दिया कि शिक्षा शेरनी का दूध है। एक ने डायग्नोसिस किया, एक ने ट्रीटमेंट बताया, लेकिन इस ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कई और डॉक्टरों की आवश्यकता है। और ये जो सामाजिक डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर अगर ठीक तरीके से अपने मर्ज़ को नहीं पहचानेंगे तो शायद उसका इलाज नहीं ढूंढ पाएंगे। बाबा साहिब की जयंती ये केवल इसी के लिए है कि हम अपनी समस्याओं को ठीक तरीके से आइडेंटिफाई करें और उसके निवारण के उपाय खोजें। मैडम, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत धन्यवाद। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती का ये पर्व है और हम हैं नागलोक में। नागलोक में इस समय प्रबुद्धों की कार्यशाला चल रही है और प्रबुद्धों की कार्यशाला में हमसे मिले हैं प्रोफेसर संजय अभ्यंकर। प्रोफेसर साहब, एक बात समझेंगे, 3 विषय हैं आज की इस कार्यशाला के लिए। एक विषय तो यहाँ आरटीई से जुड़ा हुआ है, नई शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ है, एक बजट से जुड़ा हुआ है कि बजट में हिस्सेदारी होनी चाहिए और हिस्सेदारी का कानून भी होना चाहिए। एक ये भी बात है कि जो घुमंतु जातियाँ हैं, जो
शेड्यूल्ड है, उस शेड्यूल्ड के कास्ट है, जो ट्राइब्स है जो शेड्यूल्ड में है, जो अभी बहुत से ऐसे ट्राइब्स हैं कि जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, वो अभी नहीं है कहीं, लेकिन इसके लिए एक आरक्षण का कानून ज़रूर होना चाहिए। ये भी एक विषय इस कार्यशाला का है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि बाबा साहिब की ये जो जयंती है, लोग अलग-अलग तरीके से मनाते हैं। आप अपनी समस्या को डायग्नोसिस करने के लिए, उसको समझने के लिए और उस समस्याओं के उपाय खोजने के लिए आप बाबा साहेब की जयंती का दिन चुनते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है और साल भर इस पर काम करते हैं। हम समझेंगे कि ये जो मुद्दा आपने चुना है, इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? सबको बधाई हो अपने बाबा साहब की जयंती की। जी। आपने जो हमारे कार्यशाला के जो 3 सब्जेक्ट थे, उसमें से जो अभी आरक्षण का और बजट का अभी उस पर हमारी चर्चा चल रही है। जी। बजट के बारे में जो आपने आरक्षण के कानून के बारे में पूछा है कि ये जो इनके जो अलग-अलग वर्ग है, जी। उनको भी प्रभाव में लाना ज़रूरी है। तो इसके लिए अगर मैं बजट के हिसाब से बात करूँ, जी। तो महाराष्ट्र में खाली एससी और एसटी के लिए कुछ शुल्क जिसको कहा जा सकता है, तुटपुंजा हम मराठी में कहते हैं, एक स्पेशल कंपोनेंट जो दिया जाता है। इतना कम दे दिया है कि जो अकॉर्डिंग टू जो प्लान होता है उसके मुताबिक तो उन्होंने बजट दिया नहीं। एससी एसटी को अगर मैं दर्शकों के लिए जानना चाहूँ तो कितना है ये? अगर महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो 6 लाख करोड़ के ऊपर का बजट है, एग्जैक्टली रफ। और उसमें कितना प्रतिशत तो है? अपना 16% अगर एससी है तो उसको कम से कम आप अगर गिन लीजिएगा, 6 लाख में से 16 बाय 6 6 6 बोल तो 30 और 30 60 60 और 20 यानी 80 करोड़ मिलना था। तो सीधी बात है, 80 के बजाय हमको खाली 15 करोड़ में तुम खाली एससी को घुमा दे रहे हो। एसटी की भी हालत वही है, उनको भी उतना ही करीबन उतना ही खर्चा कर दिया है, यानी अलॉट किया है। विजेएनटी और जो आपने अदर घुमंतु जातियां है, उनके बारे में तो इधर कुछ है ही नहीं। बेचारे वो ना घर के ना घाट के हैं, उनको ना कुछ कार्ड है उनका बना हुआ, उनके लिए कोई सोचता भी नहीं। उनके पास कोई नेतृत्व के भी मारा मार है, इधर जाओ उधर चले जाते हैं। उनका आर्थिक यानी प्लान नियोजन जो केंद्रीय जो गाइडलाइन जो है नियोजन प्लानिंग कमीशन के, उस हिसाब से ये जो बजट होता है, ये बजट अपने आर्थिक विकास के ऊपर खर्चा करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। जो अगर तुम देखोगे उसका, तो वो रोड बांधने के लिए खर्चा कर रहे हैं, कॉमन बजट में डाल देते हैं, दलित वस्ती सुधार के नाम पे कुछ भी करा देते हैं, आर्थिक विकास के नाम पे खेती बाड़ी में अगर देना है तो पावर टिलर दे देते हैं, ट्रैक्टर नहीं। जो काम की चीज़ है वो नहीं देंगे, कुआं खोदने के लिए पैसे देंगे, बोर के लिए नहीं पैसे देंगे, कुएं में पानी नहीं आ रहा है, खोद के डाल रहे, इसकी योजना है बोले तुम्हारे लिए एससी एसटी की। तो ये सब पैसा इधर का उधर घुमाना। तो क्या ये जो कहा जाता है कि भाई ये जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान में जो बजट सैंक्शन होता है, ये बजट लैप्स नहीं होता, जिसको डाइवर्ट नहीं किया जाता, ये जो कहा जाता है, इसमें कितना तथ्य देखते हैं आप? क्योंकि आप तो बरसों से इस पर काम कर रहे हैं। मैं आपको बीच में इसलिए कि इतना गलत है ये बात कि ये घुमा, अरे तो आज तक के रिकॉर्ड में देख लो, बोलना तुम्हारे तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड है, आर्थिक पानी में इनके हाथ दिख जाएंगे आपको अगर वो किताब खोल के देखे तो। 3% के ऊपर खर्चा कभी हुआ ही नहीं स्टेट में किया योजनाओं के ऊपर। ये जो समाज मतलब एक्चुअल जो खर्चा कर रहे 3% के ऊपर नहीं कर रहे। जो हमको दिया है उतना उसके लिए भी नहीं देते। हम मांगते हैं उनको कि भाई अरे हमारे बच्चों की स्कूल की फीस भरो, आरटी का वो उसमें ला लिया, क्योंकि बोलते हमारे पास पैसा नहीं, हम वो प्राइवेट वालों के पैसे देंगे नहीं। हमारे अगर वो पैसे 15,000 करोड़ भी है, अगर उसमें से भी दे देते तो हमारे सबके सब बच्चे पूरे निकल जाएंगे। ये तो इस पर भी ध्यान नहीं देते। मुझे बताओ कितना खर्चा। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या मानसिकता नहीं है, मंशा नहीं है, या फिर वास्तव में पैसा ही नहीं है? मतलब आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? पैसे का प्रॉब्लम है नहीं। अगर वो दूसरों रोड बांधने के लिए बाकी के लिए कर्जा निकाल सकते हैं। अभी इन्होंने
तो फिर 40 शिक्षा को पीछे नहीं धकेलना चाहिए। ये वही तो जरूरी है। हम ये कहना चाहते हैं इस माध्यम से कि भाई तुम शिक्षा को इतना, मैं तो बोलता हूँ कि सबको पढ़ाओ फ्री में, फर्क क्या पड़ने वाला है। तुम्हारा कल चल के वो बच्चा ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ाएगा, वो तो तुमको इनकम ही देगा ना। तो ये प्लानिंग गलत है या फिर मंशा की समस्या है, क्या लगता है आपको? मतलब जैसे बाबा साहेब कहते हैं कि भाई मेरे हिस्से में ये नहीं आता, क्योंकि हम वो हाशिए के समुदायों से आते हैं जिनको हमेशा हाशिए पर रखा गया। तो क्या बजट में भी हाशिए पर है? बजट में हाशिए पे तो छोड़ो, वो उनकी मंशा तो है ही नहीं, क्योंकि जो जिनके हाथ में सत्ता है वो तो पूरे कैपिटलिज्म भांडवलदारी के प्रतिनिधि हैं। उनको तो लगता ही नहीं, अगर वो आज अगर कल इनको अच्छा पढ़ा देंगे तो उनके पास ये लेबर क्लास काम करने वाले कहाँ से आएंगे। जानबूझ के ये किया जाता है। अभी जो आरटी का जो निर्णय बदला है उसके पीछे भी यही आपको मानसिकता दिखेगी। आप इसको क्या अनटचेबिलिटी का नया रूप कहेंगे? बिल्कुल नया रूप है ये। और वापस लाना चाहते, अगर नहीं लाना चाहते होते तो हमारे बच्चों ने पूरे सबके सब बच्चों ने इसमें खाली अनुदानित और वो मराठी मीडियम कौन से स्कूल है प्राइवेट में अगर बंद कर दिया तो प्राइवेट वाले स्कूल कौन से थे? सब इंग्लिश मीडियम के थे। कॉन्वेंट ही खोले है ना, प्राइवेट वालों ने कॉन्वेंट खोले है। अगर वो कानून बनाया उन्होंने कि कल से हम उसमें हमारे बच्चे नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे वो? अनुदानित कौन सी स्कूल है? जेडपी, नगर परिषद, महानगर पालिका अनुदानित, ये सब अपने जो ये आमदार जो लोग हैं पॉलिटिशियन उनके सब स्कूल, ये सब अनुदानित स्कूल है। ये सब मराठी मीडियम या हिंदी मीडियम के स्कूल है। हमारे बच्चे सब उसमें पढ़ेंगे। यानी बहुजन समाज के बच्चों के ऊपर तुम प्रयोग कर रहे हो, गिनी पिग बना रहे हो उनको। जैसे डॉक्टर को जैसा है ना, सरकारी दवाखाने में जाओ और मरो, वहाँ पे कोई सुविधा होती है अच्छी? अगर वही बता रहे हैं कि भाई मेरे पास डेटा है, मैं अगर दिखा दूँ आपको तो कोई स्कूल में 2 बच्चे हैं, 20 के वाले 15,000 स्कूल है। इसका समाधान क्या देखते हैं? ये क्या सामाजिक समाधान होगा, राजनीतिक समाधान होगा, आर्थिक समाधान होगा, सांस्कृतिक समाधान होगा? ये राजकीय समाधान है। ये राजकीय अगर उनकी मंशा होंगी या अपना ये आंदोलन अगर दबाव लाएगा तो ये हो सकता है। ये एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। सामाजिक तुम क्या करोगे? हाँ, हम लोग ये शिविरों के माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं को ट्रेन करते हैं, प्रशिक्षित करते कि वो मतलब चीजों को ठीक से समझ ले। और अगर वो कोई आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं या संघर्ष करना चाहते हैं तो सही तरीके से करें, इसलिए हम ये सब आयोजन करते हैं। तो अगर यही बजट की बात को हमारे दर्शकों के लिए इस बातचीत को पूरा करते हुए अगर मैं आपसे कोई 2-3 लाइनें छोटी सी लेना चाहूँ तो आप क्या कहेंगे? मेरा पैसा है, मेरा हक का पैसा है और उसके लिए मैं जी जान लड़ाऊंगा। अगर मैं हक मानता हूँ, मेरा अगर सरकार के पास जो पैसा आ रहा है अगर वो मेरा हक मानता हूँ, वो मेरे हक का पैसा है। मैं खाली एक एग्जाम्पल से आप समझाऊंगा। अगर मेरे 10 रुपये भी किसने डुबाए ना तो उसके घर में 10 चक्कर मैं काटता हूँ। और ये हमारे 60,000 करोड़ लेके जा रहे हो तो मेरे लोगों को कोई पता नहीं है। ऐसी मेरी अवस्था है। अगर जिस दिन ये बात पता चल जाएंगी कि ये पैसा भी मेरा है, 10 रुपये के लिए मैं भाग रहा हूँ, किसके पास जा रहा हूँ 10 बार, तो ये सरकार को नीचा दिखाएंगे और हमारा हक ले लेंगे। ये मेरा मानना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। इस समय हम लोग नागलोक में प्रबुद्धों की कार्यशाला में हैं और प्रबुद्ध जनों की ये जो बातचीत है, इस बातचीत को आप तक पहुंचा रहे हैं।